तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 25 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए आयोजित होने जा रही है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स भाग लेने वाले हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को क्लास वाला प्लेटफॉर्म की तरफ से उनकी श्योर सक्सेस की अनेक अनेक बधाइयाँ, अनेक अनेक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू वन एंड ऑल। लेकिन उससे पहले कि आप परीक्षा में बैठने जाएं, कुछ बातें ऐसी है जिनको यदि आप फॉलो करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे और अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार जो है वो करके आएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज आप किसी से भी पूछे भले ही, सब लोग एक ही बात बोलेंगे, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी। कोई थोड़ा सा जो पढ़ने वाला सीरियस गंभीर जो कैंडिडेट है उनमें से कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक पढ़ाई करी है ना। तो जब इतने सारे कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं, किसी से भी आप लाइब्रेरी में गए होंगे, कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने 3-3, 4-4 बार कोचिंग भी ले ली होगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप एग्जाम में जब बैठते हैं तब आपका माइंड सेट कैसा है, सबसे बड़ी बात यह है। और जो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उस एग्जाम में बैठेगा वो निश्चित रूप से उस भीड़ से जो है अलग हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव माइंड सेट आपका बनेगा कैसे, और कैसे आप जो है एक सकारात्मक एटीट्यूड लेकर जो है एग्जाम देने जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बिल्कुल कूल और काम कर दीजिए। क्यों कर दीजिएगा? क्योंकि यह जो है, मुझे पता है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी करने वाला होता है वो उस एग्ज़ाम को लेकर बहुत हाइपर रहता है, और हम सबको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा है, पता नहीं किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और मैं तो अंदर से बहुत घबराया हुआ हूँ, अब वहाँ तो जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक प्लानिंग होती है, अब तक आप पूरी प्लानिंग से चलते आए हैं, तो एग्जाम की भी आप एक प्लानिंग कीजिए। निश्चित रूप से आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनिए। किसके? एग्जाम के। एग्जाम का भी हमको प्रशासन करना है। कैसे करना है? कि सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क में ये सोचिए कि ये मेरा पहला एग्जाम नहीं है। आप जो है अब तक अपने जीवन में 20-25 एग्जाम आप एलकेजी यूकेजी से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं और रीट पास करके यहाँ पहुंच गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ओवर बर्डन नहीं होना है। ये वैसी ही एक परीक्षा है जैसी आप देते आए हैं। अगर आपने अभी से अपने आप को हाइपर कर लिया है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है, तो ये आपके लिए नुकसान वाली बात हो सकती है। इसलिए बाकी परीक्षाओं की तरह यह भी एक परीक्षा है, इसको एक सामान्य परीक्षा की तरह आपको लेना है, बिल्कुल असामान्य नहीं होना है। असामान्य होने का मतलब है कि आप घबरा जाएंगे। तो बाकी परीक्षाओं की तरह लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये भी तो एक परीक्षा है। इसलिए मैं एक गंभीर अभ्यर्थी हूँ, तो मैं समझता हूँ इसमें मुझे घबराना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपके लिए बाकी परीक्षाओं की तरह ये कॉमन एक परीक्षा है जिसमें बहुत ज़्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हाइपर कर लिए तो दूसरी बात यह है कि आपको जो प्रश्न वहां मिलेंगे तो उनको आप जानबूझकर उलझा देंगे। कैसे उलझाएंगे? जैसे मान लीजिए एक सरल सा सवाल ये आ जाता है कि राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है। इससे सरल सवाल कोई हो नहीं सकता, है ना। अगर मान लीजिए ये सवाल वहां पूछ लिया गया तो आपके दिमाग में सीधा से क्या आएगा कि अगर ये जयपुर पूछा है इसका मतलब तो इतनी बड़ी परीक्षा में देने आया हूँ या आई हूँ, तो ऐसा इतना सरल सा सवाल मेरे से पूछ नहीं सकते। इसका मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर तो है ही नहीं, जयपुर तो मैं भरूंगी ही नहीं, भरूंगा ही नहीं। ये उत्तर तो इसका निश्चित रूप से अजमेर ही करना होगा। तो आप क्या है कि ओवर सीरियस हो जाने की वजह से जो है जानबूझकर गलत सवाल, उसकी डेप्थ में जाते हुए जानबूझकर गलत सवाल करके आएंगे। आप मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के प्रश्नों को निश्चित रूप से सब पढ़ के गए हैं, उनका इतिहास ऐसा रहा है। कोई 1, 2, 4 प्रश्नों को छोड़ के बहुत सरल प्रकृति के प्रश्न आते हैं, और आपको उन प्रश्नों से न तो आपको जानबूझकर नहीं उलझाना है। जैसा मैंने पहले बताया, एग्जाम को सरल तरीके से लेना है,
घबराना नहीं है और जानबूझकर उन प्रश्नों में हमको उलझना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये हो जाएगी कि यदि मान लीजिए आपने थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाई तो कई प्रश्नों में नहीं लिखा हुआ आता है कि जो है कौन से एक व्यक्ति मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है ना। तो उस नहीं को हम पढ़ना भूल जाते हैं, फिर हम बाहर आके अफसोस जताते हैं। तो एक बात गांठ बांध के रखिएगा कि मुझे प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है। और जिस किसी प्रश्न में नहीं, नकारात्मक स्टेटमेंट यदि कोई पूछा जाता है तो अंडरलाइन नहीं है तो मैं खुद अंडरलाइन करूंगा और उसके बाद उस पेपर को मैं सोल्व करूंगा ताकि गलती कम से कम होने की हमारी संभावनाएं बन जाए। चौथी बात यह है कि जो प्रश्न हमको नहीं आए उसको बेतुके तरीके से नहीं करना है। आए नहीं उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो ऐसे प्रश्न कुछ हर एग्जाम में 5-10% ऐसे होते हैं जो हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं, वो हमको नहीं आते हैं, उनको आराम से छोड़ देना चाहिए कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब, इतनी तैयारी करने वाले को नहीं आ रहा है इसका मतलब वो किसी को भी नहीं आ रहा है। ठीक है। पांचवी बात इसमें अपन ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, हम पेपर तो सोल्व कर रहे हैं लेकिन दिमाग में 150 में से 110 प्रश्न कर दिए और अब आपको वहां बैठे बैठे ही आप जो है वो कट ऑफ खेलने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ 120 प्रश्न जाएगी, है ना। तो मेरा प्लीज आप सबसे निवेदन है कि वो जो 2.5-3 घंटे आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ पेपर सोल्व करने के लिए मिल रहे हैं। उन 2.5-3 घंटों में कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है। अपना बेस्ट से बेस्ट दिमाग को स्थिर रख के बेस्ट से बेस्ट अपने पेपर पे फोकस करके देना है कि जो है ये पेपर जो मुझे 2.5-3 घंटे के लिए मिला, मेरा पूरा ध्यान है इस पे। कट ऑफ अपन बाद में खेल लेंगे। अपन बहुत सारे आते ही अपन यही देखेंगे, मोबाइल चलाते ही ये देखेंगे कि भाई क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ खेलने के लिए तो रिजल्ट आएगा तब तक बहुत समय हमारे पास पड़ा है। तो ये एक बहुत विनम्र अनुरोध आपसे ये है कि दिमाग में नहीं लाना है कि क्या कट ऑफ रहेगी नहीं रहेगी। आपको आराम से अपना काम करके आना है। आपका काम क्या है? आपका काम परीक्षा देना है। तो आप पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से उस परीक्षा को जो है हैंडल करके आएंगे। अब जो है आपको घबराहटें क्या क्या हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। पहली बात तो ये है कि आज रात आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है। इतनी बड़ी परीक्षा कभी आपने दी नहीं। क्यों नहीं दी भाई? आज रात आपको सोना है और डेली जो आप मान लीजिए 1 बजे तक सोते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको 1:30 से 1 बजे से पहले सोने नहीं देगी। तो करना क्या है, खूब बढ़िया से खाना खाना है। काफी दिनों से भी अच्छा खाना नहीं खाया, ज्यादा खाना नहीं खाया है तो खूब ज्यादा खाना खाना है। अगर आप उसके छाछ के आदी हैं तो 1-2 कप उसको पी के और आराम से बढ़िया नींद लेके आप सोएं और अच्छी कम से कम 6 घंटे की नींद आप सो जाएं। आ जाएगी आपको नींद। यदि आप 9-9:30 बजे सो जाएंगे तो सोचते सोचते सोचेंगे क्या कि कल पेपर कैसा होगा, है ना। हाँ, तो वो जो भी आप सोचेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सोचना नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोने से पहले आप डीप ब्रीथिंग कर लें, थोड़ा मेडिटेशन भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। फिर सुबह उठें, सुबह आप ये करें कि अपने सेंटर जाएं तो पूरी मस्ती से। ये नहीं कि भाई पन्ना ले लिया और जो है मैं पढ़ रहा हूँ। अब जब 6 महीने से ही जो आप पढ़ रहे हैं कवर नहीं हुआ तो 2-3 घंटे में नहीं होना है। तो आप निश्चित रूप से मतलब एकदम हंसी खुशी के माहौल में जो है परीक्षा देने के लिए रवाना हो। अड़ोसी कुछ भी कह रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, किताबें पलट रहा है, पन्ने पलट रहा है तो उसको पलटने दे। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ मैंने अपनी तैयारी जो है रात को सोने से पहले ही कंप्लीट कर दी थी। अब जो है मेरा काम अपने आप को बैलेंस बनाए रखना है ना। तो आप हंसी खुशी वहां जाएं। एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारी भीड़ रहती है तो आप एक आराम से एक किसी एकांत स्थान पर जाएं और सबको भले ही ऑब्जर्व करें। खुली हवा है, सुबह सुबह सूर्योदय के दर्शन करें और उसके बाद जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं। जैसे ही आप सीट पे बैठेंगे तब आपके पैर और हाथ ऑटोमेटिक हिलने लग जाएंगे और फिर आप ये सोचने लगेंगे कि सब पेपर आएगा। उस समय आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लंबी सांस लेनी है ना। डीप ब्रीथिंग करनी है। ऐसे 5 से 7 मिनट तक यदि आप डीप ब्रीथ करेंगे
तो आपका माइंड जो है एकदम शांत हो जाएगा। एकदम जैसे ही माइंड शांत होगा, तो जैसे मैं हर बार कहता हूं कि यदि पानी शांत है तो उसमें बहुत नीचे पड़ी हुई चीज भी स्पष्ट नजर आएगी। ठीक उसी प्रकार यदि आपका मन शांत है तो बहुत पहले पड़ी हुई चीज जो है आपको एग्जाम के दौरान जो है वो याद हो जाएगी। तो ये परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान कुछ जो है आपको टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब एक हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ये ले लेते हैं कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें, कि पेपर को कैसे हैंडल करें, है ना। तो हम सब ऑलमोस्ट राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के निवासी हैं, और राजस्थान के जो जीके हैं, सामान्य ज्ञान है, उनसे बड़ा लगाव हमारा है। तो हम सभी को ये सलाह दी जाती है कि पेपर में लेवल 1 में जो 60 प्रश्न जो जीके के होंगे, और लेवल 2 में भी कुछ प्रश्न जो राजस्थान जीके के हैं, राजस्थान जीके को आप सबसे पहले हैंडल करेंगे। उसके बाद जो है आप साइकोलॉजी पे चले जाएंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट पे चले जाएंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स पे चले जाएंगे, और कंप्यूटर आईसीटी का जो पार्ट है। तो ये सारे लेवल में आप इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले राजस्थान का जीके कंप्लीट करेंगे। अब मान लीजिए कई बार ऐसा आ जाता है कि जो सीरीज ए वाला है, ए वाली सीरीज में तो ये सारे कंटिन्यूअसली रहेंगे, लेकिन कई बार सीरीज बी सी डी भी हमारे पास आ जाती है, तो उसमें भी मैथ का सवाल दूसरा आ गया, तो उसको आराम से आप स्किप कर सकते हैं। उस सवाल के आप अपने हिसाब से राउंड लगा सकते हैं, उसको जो है आप नॉट अटेंडिंग श्रेणी में भी डाल सकते हैं कि उसको आपको रिव्यू करना है ना। लेकिन सवाल इसी सीक्वेंस में करने हैं। किसी भी गणित का सवाल मान लीजिए पहला ऐसा आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, कई बार जो है पेपर सेटर ऐसा होता है कि 10 सवाल ऐसे डाल देता कंटिन्यू, जिनको देखकर आपके पसीने ही पसीने आ जाए, है ना। फिर भी ये पेपर 10 प्रश्नों का नहीं है, ये 150 का है। 140 में से हो सकता है आपको अगले 140 ही आ रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि 10 प्रश्न एकदम इजी इजी डाल दे, तो आप जो है वहां डांस करने लग जाएं कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो गया। पेपर 10 प्रश्नों का नहीं है, 140 और है, तो उनको भी गंभीरता से लें। कई बार क्या होता है कि इजी पेपर जब आता है तो हम जो है उसको ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो सिली मिस्टेक्स होती है, और सिली मिस्टेक्स होने से हम जो है कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं। तो दोनों स्थितियां गंभीर है और खतरनाक है, दोनों स्थितियों से बचना है। पूरे टाइम आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए। ओएमआर जो है वो एक सिंगल प्रश्न भी आपका इधर उधर भरा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई छोटी एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगर आप ये ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर आपके पीछे तो पूरा भारत निर्मित होगा। इसलिए आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाएगी आप ओएमआर गलत भर दें, और यदि आपसे ऐसा होता है तो वो अक्षम्य ही रहेगा, है ना। अच्छा जी, तो राजस्थान जी की आपने सोल्व कर लिया, साइकोलॉजी कर लिया, एजुकेशनल सिनेरियो कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, और देन जो है आप किस पे चले जाएंगे, आईसीटी पे चले जाएंगे। उसके बाद जो है उसके जस्ट बाद आप लेवल 1 की जब बात करें तो सब्जेक्ट आप सोल्व करेंगे। हिंदी कर लेंगे, पर्यावरण अध्ययन कर लेंगे, साइंस कर लेंगे, उसके बाद इंग्लिश कर लेंगे, और उसको वहीं छोड़ेंगे। फिर मेथड पे जाएंगे, मेथड में हिंदी के मेथड करेंगे, उसके बाद उसके अंग्रेजी के कर लेंगे, साइंस के कर लेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज के कर लेंगे, और मैथ के कर लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है मैथ का न्यूमेरिकल पार्ट जो बचता है वो आप सोल्व करेंगे। अगर टाइम टेकिंग उसमें है, मान लो 10-15 मिनट किसी सवाल में लग जाते हैं, तो भी आप टाइम बचा के रखेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो 5 मिनट की बेल बजती है कि अब 5 मिनट बाकी है, उस बेल से पहले आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सवाल हल कर रहे हो और मैडम रुक जाइए, सर रुक जाइए, अभी 2 मिनट और दे दीजिए और मेरे तो सवाल छूट रहे। नहीं, आपको परीक्षा का मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्लानिंग बनानी है कि मुझे 5 मिनट पहले इस पेपर को कंप्लीट करके और आराम से चेक कर लेना है कि कहीं कोई सवाल छूटा नहीं है, कहीं कोई मैंने ऐसा तुक्का तो लगाने की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हुई। तो पूरा टोटली जो है आप बैलेंस करके उसको चलेंगे। इसी प्रकार लेवल 2 की जब बात करें तो लेवल 2 में हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट है, संस्कृत, ये जो है लेवल 1 की तरह वो सारे पहले पार्ट सोल्व करके और अपने सब्जेक्ट और शिक्षण विधियों पे चले जाएंगे। एक साइंस मैथ का मैटर बचता है, तो साइंस मैथ में साइंस के सवाल पहले किए जा सकते हैं, उसके बाद साइंस और मैथ के मेथड होंगे, और उसके बाद मेथड जो मैथ के जो न्यूमेरिकल जो है
वो जो है सोल्व किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने 2 घंटे में 120 सवाल कर दिए हैं, है ना, और अब 1 घंटे में मेरे पास 30 सवाल ही बचे हैं, तो ये आराम से हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि आप अपनी परीक्षा का मैनेजमेंट करके जाएंगे, परीक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन आप फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से जो 18 घंटे पढ़ने वाले हैं, जो 12 घंटे पढ़ने वाले हैं, जो 15 घंटे पढ़ने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा आप अलग हो जाएंगे। बाकी मेरा निवेदन यही है कि आप शांत बने रहें और आराम से इसको उत्सव की तरह लेके जाएं कि आपके जीवन का ये बहुत बड़ा उत्सव है और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हम किसी त्योहार में घबराते नहीं है, वैसे आपके जीवन का ये त्योहार है, क्योंकि इससे आपके आने आने वाले 20 25 30 साल जो है वो सिक्योर होने वाले हैं। तो एक बार पुनः क्लास वाला प्लेटफॉर्म की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।